तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स है और ये 12th का टॉपिक है और आज हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो एक नंबर बात ही है कि आयनिक रिएक्शन जो होते हैं, आयनिक रिएक्शंस फास्टर देन तेज होता है फास्टर देन कोवैलेंट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कोवैलेंट से फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा हो कि एक NaCl है प्लस AgNO3 है और ये बना रहा है AgCl प्लस NaNO3। एक ये रिएक्शन है। दूसरा है N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है बराबर है 2 मोलर NH3। इस दोनों में फास्ट कौन होगा, स्लो कौन होगा। तो ये रिएक्शन चूंकि आयनिक है तो ये फास्ट होगा और ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ये आयनिक कैसे है कि ये प्लस माइनस का सेपरेशन है। इसमें सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, सिल्वर पे प्लस, नाइट्रेट पर माइनस, और ये कोवैलेंट है। इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं है। इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये N2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं जो दो नॉन मेटल के बीच में बना हो। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको टूटने की उतनी जल्दी नहीं रहेगी। ये वाला हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं वो बॉन्ड जो दो नॉन मेटल के बीच में बना हो। आयनिक बॉन्ड कहते हैं जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बना हो। तो ये वाला जो हमारा आयनिक बॉन्ड है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है तो ये आयनिक बॉन्ड है। सिल्वर मेटल है, बाकी लोग नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड फास्टर होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, इसलिए कि आयनिक बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन होता है। जब चार्ज आ जाएगा तो बॉडी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। चार्ज आने का मतलब क्या है कि बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना। जब बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो बॉडी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो एक नंबर बात ही है कि आयनिक रिएक्शंस हमारे जो होते हैं वह कोवैलेंट रिएक्शन से फास्ट होते हैं। उतारिए। दूसरा नंबर पॉइंट ये है, बी नंबर, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बात आप नहीं बोलते हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है एक ये है, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजनेशन कराए निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये बना। एक ये है। दूसरा मान लो कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजनेशन कराए निकेल के प्रेजेंस में तो ये बना। अब कह रहा बताइए कि कौन रिएक्शन फास्ट होगा। अब ये देखिए कि इस दोनों में प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है तो प्रोडक्ट से नहीं पता चलेगा, रिएक्टेंट से पता चलेगा। इसमें प्रोडक्ट सेम है तो उसे नहीं पता चलेगा, रिएक्टेंट से पता चलेगा। तो आप इस रिएक्शन में देखिए कि ये बेंजीन है और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो ये स्टेबल होगा। ये बेंजीन नहीं है, ये हमारा क्या है, कोई साइक्लिन है 2 अल्कीन का, तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा। कह रहा है नॉट मच स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल है,
तो स्टेबल जब ये है तो ये कम रिएक्शन करना चाहेगा, यानी इसका रेट स्लो होगा, और ये उतना स्टेबल नहीं है तो ये ज़्यादा रिएक्शन करना चाहेगा, तो ये रिएक्शन हमारा फास्ट होगा। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि भाई अगर इसका रेट R1 हो और इसका रेट R2 हो तो रेट बताइए और क्या होगा, तो आप बोलिएगा R1 R2 से बड़ा होगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये दिया गया है, करा है कि CH3 C+O और ये दूसरा ये है, इसको हमने हीट करके ये बनाया और इसको भी हमने हीट करके ये बनाया। आप ये देखिए कि दोनों में अगर पूछे कि इसका रेट R1 हो और इसका रेट R2 हो तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताइए क्या होगा। अब इसमें देखते हैं तो इसमें भी हमारा निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, दोनों एनायन है, तो एनायन को डोनर स्टेबिलिटी घटाता है। एनायन के केस में जो डोनर होता है वह स्टेबिलिटी घटाता है। तो इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है जो डोनर है, तो डोनर है तो डोनर क्या करेगा, एनायन को डोनर क्यों स्टेबिलिटी घटाता है। आप ये देखिए यहां निगेटिव चार्ज है, वह निगेटिव चार्ज है, वहां ऑक्टेट आ गया है, ठीक है, आप कहिएगा ऑक्टेट आ गया है तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का वहां पे इलेक्ट्रॉन का जमा होना हो गया है। अब ये डोनर है तो इसको क्या करेगा, ऑक्टेट से दूर भगाएगा, ऑक्टेट से दूर भगाएगा। जब यहां तक को मान लीजिए वो खाना खाए हुआ है और उसको खिलाइएगा तो क्या करेगा, वोमिटिंग कर देगा। तो इसमें डोनर है तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, और इसमें डोनर नहीं है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, अपने स्टेबिलिटी पे ये रहेगा। उसमें क्या है, उसमें स्टेबिलिटी उसकी आ गई है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी बर्बाद हो जाएगी। तो R2 का जो रेट होगा वह R1 से बड़ा होगा। उतारिए, अब देखो C नंबर कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे मान लो कि चीनी हमारा है शुगर C12H22O11, हमने क्या किया, एक शरबत हमने बनाया, उस कंटेनर में हमने क्या किया, ये चीनी का इतना बड़ा क्रिस्टल डाला, इतना बड़ा क्रिस्टल उसमें डाला, तो कह रहा है कि ये क्रिस्टल जल्दी घुलेगा कि एक कप में हमने क्या किया, उसी क्रिस्टल का डस्ट बना के डाल दिया, उसी क्रिस्टल का डस्ट बना के डाल दिया। अब ये क्रिस्टल का रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा, रेट ऑफ सॉल्वेशन जो होगा वो स्लो होगा, इसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन या रेट ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा होगा, यानी यहां पे स्लो सॉल्वेशन होगा और यहां पे क्या होगा, फास्ट सॉल्वेशन होगा। क्यों, यहां पे सरफेस एरिया कम है, सिर्फ यही तुम्हारा सरफेस एरिया है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जब इसको होल्ड करेंगे तो सरफेस एरिया को होल्ड करेंगे जो कम सरफेस एरिया है। इसमें क्या है, ज्यादा सरफेस एरिया है, जब तुम डस्ट बना दिए हो तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया, ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, तो इसमें डिसोल्यूशन फास्ट होगा और इसमें डिसोल्यूशन स्लो होगा। डी नंबर देखो, डी नंबर में कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर है, जो गैसियस फेज है उसमें फास्ट रिएक्शन, जो लिक्विड है थोड़ा स्लो रिएक्शन, और जो सॉलिड है और स्लो रिएक्शन। सबसे फास्ट रिएक्शन गैस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोर रैंडम होते हैं, इसके पार्टिकल मोर रैंडम, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वह कम रैंडम होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं नो रैंडम। कह रहा है
कि जो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वह जिग जैग मोशन करते हुए होते हैं, वह एक दूसरे से काफ़ी उनका जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो वह फास्ट रिएक्शन करेंगे। लिक्विड वाले का क्या होगा, थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा। क्यों? कि उसके पार्टिकल स्लो मूव करेंगे, एक पार्टिकल दूसरे को जाकर स्लो कोलाइड करेगा, कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो सॉलिड स्टेट में होता है उसके पार्टिकल तो रैंडम नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव होंगे। उतारिए। अब देखो ई नंबर देखो, करा है कि होमोजीनियस रिएक्शन जो होता है, होमोजीनियस रिएक्शन फास्टर देन हेटेरोजीनियस रिएक्शन। जो होमोजीनियस रिएक्शन होता है वह हेटेरोजीनियस रिएक्शन से फास्ट होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा H2O लिक्विड है, ये गया H2 में, H2 गैस में, और आधा O2 गैस में गया। दूसरा रिएक्शन हमारा है H2O गैस है, ये गया H2 गैस में और आधा O2 गैस में गया। ऊपर वाला रिएक्शन तुम देखो तो वह हेटेरोजीनियस रिएक्शन है। यह रिएक्शन तुम्हारा क्या है, हेटेरोजीनियस रिएक्शन है, और नीचे वाला होमोजीनियस रिएक्शन है। तो ऊपर वाला नीचे वाला जो तुम्हारा होमोजीनियस रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। होमोजीनियस रिएक्शन कैसे है, ये भी गैस गैस गैस, ये लिक्विड में, बाकी लोग गैस में, तो ये रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, फास्ट होगा, और ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। इसलिए होमोजीनियस रिएक्शन फास्ट होता है। तुम सुना होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है, या आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। तो जो आइडेंटिकल लोग होते हैं उनमें रिएक्शन आसान होता है बनिस्बत जो डिफरेंट होते हैं। तो ये तुम्हारा ई नंबर का पॉइंट है। एफ नंबर देखो, कैटलिस्ट जो होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। ऐसे कैटलिस्ट दो होते हैं, एक निगेटिव कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। देख करा है ई के बाद एफ ले लो। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी रिएक्शन को प्रभावित करता है। कैटलिस्ट दो तरह का होता है, एक निगेटिव कैटलिस्ट और एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट को घटाता है, विच डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी रेट, जो रेट को घटाता है। और ये क्या करता है, विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी रेट, जो रेट को बढ़ाता है। इन जनरल कैटलिस्ट कहने का मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ना कि निगेटिव कैटलिस्ट। कोई कह रहा है कि यहाँ पे कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट नहीं समझ के पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। कह रहा है इन जनरल कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट मीन्स कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर आपसे कोई पूछे कैटलिस्ट का डिफिनीशन क्या होगा, तो बोलिएगा द फॉरेन सब्सटेंस, वह बाहरी सब्सटेंस विच जो इफेक्ट्स द रिएक्टिविटी रेट, जो रिएक्टिविटी रेट को प्रभावित करता है, बाई एंड गिव्स देता है अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन, और रिएक्शन के लिए एक दूसरा पाथ देता है। उसका नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहा, करा है कि द फॉरेन सब्सटेंस, वह बाहरी सब्सटेंस विच स्पीड अप द, विच इफेक्ट्स द, अगर मान लीजिए पॉजिटिव कैटलिस्ट रहता तो स्पीड अप लिखते कि जो रेट को बढ़ा देता है, और निगेटिव कैटलिस्ट रहता तो बोलते विच रिटार्ड्स द रिएक्टिविटी रेट।
तो हम कैटलिस्ट का डिफिनीशन लिख रहे हैं। कैटलिस्ट में जो रेट को प्रभावित करता है, कह रहा है कि द फॉरेन सब्सटेंस विच इफेक्ट्स द रिएक्टिविटी रेट एंड गिव्स अल्टरनेट पाथ यानी न्यू पाथ फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, यहां पे हमारा क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और यहां पोटेंशियल एनर्जी है। तो कह रहा है एक पाथ उसका ये है, यहां पे रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, और दूसरा पाथ उसका ये है। तो कह रहा है कि ये पाथ कैसा है, ये इन absence ऑफ कैटलिस्ट, और ये पाथ कैसा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस पाथ का अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे तो वह एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए हम रिएक्टेंट को यहां रखते हैं, यहां रिएक्टेंट है, तो इस पाथ का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और इस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो ये जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। इसी में हम बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट है। तो ये बता रहा है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होगा वह एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और निगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का बना रखे हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट या निगेटिव कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट हो, वह अल्टरनेट पाथ देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी गिरा के देगा, और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के देगा। अगर मान लीजिए हमारा निगेटिव कैटलिस्ट रहता तो ऐसे जाता, ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता। ये हमारा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो मान लीजिए कि यहां से हमको दिल्ली जाना है, तो यहां से दिल्ली जाना है तो एक ये रास्ता है जो सीधा रास्ता जा रहे हैं, और अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक शॉर्टकट रास्ता से दिल्ली पहुंचा देगा। शॉर्टकट रास्ता, वो एक्टिवेशन एनर्जी गिरा देगा। जो निगेटिव कैटलिस्ट है वो बड़ी घुमा घुमा करके बहुत दूर पाथ कवर करा करके दिल्ली पहुंचाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट में यही अंतर है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है जितना एक्टिवेशन एनर्जी है उससे कम कर देता है, निगेटिव कैटलिस्ट जितना एक्टिवेशन एनर्जी है उससे बढ़ा देता है, और दोनों पाथ नया क्रिएट करता है। जो पाथ सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जाने का था, पॉजिटिव कैटलिस्ट दूसरा पाथ देता है, और निगेटिव कैटलिस्ट भी दूसरा पाथ देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट शॉर्टनिंग द पाथ और निगेटिव कैटलिस्ट इलोंगेट द पाथ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कह रहा है SO2 प्लस हाफ O2, ये कहां पे गया, SO3 में गया। लेकिन इसी में हम SO2 प्लस हाफ O2 दिया और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस डाल दिया, तो ये SO3 क्या हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है। इसके तुलना में ये स्लो होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होता है, हम लोग इसी में देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। इसी चैप्टर में आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपको यह बात जानना है कि सर कैटलिस्ट के बारे में एक डिफिनीशन बताए, वह फॉरेन सब्सटेंस विच इफेक्ट्स द रिएक्टिविटी रेट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। दो तरह का होता है, निगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इलोंगेट द पाथ। ये क्या करता है, इलोंगेट द पाथ, पाथ को बड़ा कर देता है। और ये क्या करता है, शॉर्टेनिंग द पाथ, पाथ को छोटा कर देता है। उतारिए। अब देखो, शायद जी नंबर पॉइंट होगा। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइट के तीव्रता पे डिपेंड करता है, लाइट के तीव्रता पे डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो कि ये मीथेन दिया गया है, इसका तुम क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन किया, सनलाइट इस्तेमाल किया, सनलाइट, ये बनता है तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड बनता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, CCl4 बनता है। एक रिएक्शन ऐसा हुआ। कह रहा है दूसरा रिएक्शन मीथेन है, इसको भी तुमने किससे रिएक्शन किया? क्लोरीन से किया, क्लोरीन से किया, सनलाइट दिया, यह हमारा मिथाइल क्लोराइड बना, डाइक्लोरोमीथेन बना, क्लोरोफॉर्म बना, CCl4 बना। मान लो यहां पे जो सनलाइट दिया है इसका इंटेंसिटी I1 दे रखा है, इसका इंटेंसिटी I2 दे रखा है। कुछ कह रहा है, गिवन है कि I2 जो है वह I1 से बड़ा है, यानी ये सेकेंड वाले का इंटेंसिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा है। इंटेंसिटी क्या हुआ? इंटेंसिटी हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। जैसे मान लो तुमने क्या किया, कोई बल्ब इस्तेमाल किया, 50 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल किया, दूसरा तुमने इस्तेमाल किया 80 वाट का बल्ब इस्तेमाल किया, तो इसका ज्यादा इंटेंसिटी होगा, मोर इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी, और ये क्या होगा, इसका इंटेंसिटी कम होगा। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें कम रिलीज होंगे, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रिलीज होंगे, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम रिलीज होंगे। तो मेरा यह कहना है जब इसमें फोटॉन्स I2 में ज्यादा आवेगा तो वह नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा सबस्ट्रेट को बम्बार्ड करेगा। जब ज्यादा बम्बार्ड करेगा तो वह ज्यादा क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो कह रहा है कि ये दे रखा है दो रिएक्शन में और इसका इंटेंसिटी इस वाले से ज्यादा है, तो डेफिनेटली देन तब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन इज फास्टर देन फर्स्ट रिएक्शन। बात को समझ रहे हो ना? तो सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टिविटी रेट फर्स्ट से ज्यादा होगा, इसलिए कि सेकेंड का इंटेंसिटी फर्स्ट से ज्यादा है। इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो वह नंबर ऑफ फोटॉन्स अधिक जाकर के सबस्ट्रेट को बम्बार्डमेंट करेगा। जब सबस्ट्रेट ज्यादा बम्बार्डेड होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो एक बार इस तरह का IIT क्वेश्चन भी किया था कि भाई इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी रेट का ऑर्डर कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि कोई इफेक्ट नहीं करेगा? तो बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो सबस्ट्रेट पार्टिकल का कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रिएक्टिविटी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो अगला नंबर देखो, जी के बाद H नंबर कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, के बराबर EA माइनस ये बटा RT, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हम लोग उसमें पढ़ेंगे हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना या तिगुना हो जाता है। अभी हम सिंपली लिख दे रहे हैं, 2-3 क्लास के बाद वो आएगा आर्हेनियस इक्वेशन, तो बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है,
एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। उसको बोलते हैं Q10। Q10 का हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना या 3 गुना हो जाता है। उसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसा क्यों होगा? जाहिर सी बात है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे मान लो कि एक बच्चा, 2 बच्चा बैठा है, इस पर हमने कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इस पर ज़्यादा, दोनों को भगाना चाहते हैं, यहाँ से हम हटाना चाह रहे हैं। एक पर कम टेम्परेचर दिया, एक पर ज़्यादा टेम्परेचर दिया। जिसको ज़्यादा टेम्परेचर दिए वो ज़्यादा जल्दी भागेगा वहाँ से, जिसको कम टेम्परेचर दिए कम भागेगा। उतारो। अब देखो अगला नंबर कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, लास्ट पॉइंट है, एच था शायद, नंबरिंग देख लोगे, आई नंबर में कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह रहा है ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, हम सिर्फ लिख रहे हैं। देखो ये बात तो किताब लिखता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बात सही भी है और बहुत जगह गलत भी है। देखो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डिपेंड भी करता है और नॉट डिपेंड भी करता है और अनइफेक्टेड भी रहता है, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बात दिमाग में रखोगे। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन अनइफेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन याद रखोगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नहीं भी करता है, अनइफेक्टेड भी होता है। इसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पूरा उसमें होता है। हम लोग देखेंगे कि इसी में हम देखेंगे, 1-2 क्लास के आगे देखेंगे कि भाई कैसे हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहीं डबल भी हो जाता है, कहीं रेट ऑफ रिएक्शन आधा भी हो जाता है, कहीं रेट ऑफ रिएक्शन का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो जाता है, कहीं आधा भी हो जाता है, कहीं कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो एक बात ये दिमाग में रखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता है, उसी तरह प्रोडक्ट पर डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता है। तो ये बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा। अगला क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। अगले दिन फिर मिलते हैं। उतारो।